अ, हाय, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी मेहनत को आप ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है और वक्त गुजरते बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। इसलिए आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे, मुझे मालूम है। जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि हमारी सीरीज़ जो है वो बात हो रही है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, है ना। अगर आप पेपर वन के लिए हैं और पेपर टू दोनों के लिए हैं, तो या पेपर वन हो या पेपर टू हो या फिर दोनों हो, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और आप देख रहे होंगे, आप जब वीडियो देख रहे होंगे तब उसे इस बात समझ में अच्छे से आ रहा होगा। हमने इससे पहले बहुत सारी वीडियो पर काम किया है, आपको प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोस मिल जाएंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो अभी हमारा जो सीरीज स्टार्ट है, जो अभी हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं बिहेवियरिस्ट के ऊपर, है ना, व्यवहारवादी विचारधारा के ऊपर भी हम बात कर रहे हैं। और इससे रिलेटेड हम कई सारे टॉपिक पे बात कर चुके हैं, कई सारे रिसर्चर पे बात कर चुके हैं, बिहेवियरिस्ट पर, है ना। अभी हम स्कूल ऑफ बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट पे बात कर रहे हैं। इससे हमने हमने जेबी वॉटसन के बारे में बात किया, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट जिसने किया उस पर बात किया हमने, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के ऊपर बात किया। और आज हम बात करेंगे पावलो के ऊपर, फिर हम बात करेंगे क्लार्क हल के ऊपर, फिर हम बात करेंगे स्किनर के ऊपर, फिर हम बात करेंगे बंदूरा के ऊपर। ऐसे ही तरह से हम साइकोलॉजी के जो बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है उसके सारे, बहुत जितना आपके एग्जाम में होगा उसे थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे, ताकि आपका तब क्या ताकि आप बात को अच्छे से समझ सकें और एग्जाम अच्छे से डील कर सके, ठीक है ना। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे पावलोव के ऊपर, ठीक है ना। पावलोव ने जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिया है उस थ्योरी पे हम बात करेंगे। अब चूंकि आपको, अगर आप सिलेबस देख रहे होंगे सीटेट का, तो उस सिलेबस में तीन थ्योरिस्ट का जिक्र किया गया, ओनली तीन। एक है जीन पियाजे, एक है वाइगोट्स्की, एक है कोहलर। तीन ही साइकोलॉजिस्ट का जिक्र किया है। लेकिन ये तीन से काम चलने वाला नहीं है। आपको कम से कम 10-12 अलग अलग जोनरा के साइकोलॉजिस्ट को समझना होगा, उसके थ्योरी को समझना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें ओवरऑल पूरे एग्जाम में, सीटेट का या कोई भी एग्जाम में, तो सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो साइकोलॉजी का है, सबसे ज़्यादा पोर्शन। अगर आप देखेंगे तो सीडीपी जो आप पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, उसका तो 30 क्वेश्चन तो ऑलरेडी है जो आप जानते हैं, है ना। लेकिन अगर आप देखें लैंग्वेज को, लैंग्वेज वन हो या लैंग्वेज टू हो, अगर लैंग्वेज में 30 नंबर अगर पूछ रहा है, तो उसमें 15 नंबर जो है वो कंटेंट से पूछेगा और 15 नंबर जो है वो साइकोलॉजी से पूछेगा, यानी कि मेथड से पूछेगा, मेथड से 15 नंबर, मेथड से। तो ये मेथड कहाँ से आएगा? ये मेथड आएगा यहीं से। जब आप अलग अलग साइकोलॉजिस्ट को पढ़ेंगे तो वहीं से मेथड आएगा ना। अगर आप पढ़ते अब कर रहे हैं एसएसटी कर रहे हैं, एसएसटी 60 नंबर अगर पूछेगा, तो 25 से 30 नंबर जो है पूछेगा कंटेंट से, और 30 नंबर से 25 नंबर कम ज्यादा हो सकता है पूछेगा आपको मेथड से, कि एसएसटी पढ़ाएं कैसे, हाउ टू टीच एसएसटी। तो देखेंगे अगर आप, तो पेपर अगर वन देखें, अगर पेपर टू 6 to 8 का अगर देखें आप, 6 to 8 का, तो लगभग लगभग 90 नंबर से प्लस, यानी पेपर टू देखें, पेपर अगर टू देखें तो लगभग 90 प्लस जो है वो आपको इस जोनरा से पूछता है। तो अगर आपका जितना चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी साइकोलॉजी पर जितना कमांड आएगा, उतनी ही ज़्यादा बातों को समझेंगे और क्वेश्चंस डील कर पाएंगे। इसलिए आपको सिर्फ 3 थ्योरी नहीं पढ़ना चाहिए, उसके अलावा भी थ्योरी पढ़ना चाहिए। अगर 1 to 5 का देखेंगे तो ईवीएस अगर आप देखें, ईवीएस आप देखें तो 30 नंबर का ईवीएस पूछता है, लेकिन 30 नंबर में 14-15 नंबर कंटेंट से पूछता है, और 15 नंबर वही हाउ टू टीच ईवीएस को कैसे पढ़ाएं वहां से पूछता है, मेथड से। फिर अगर आप लैंग्वेज की तो मैंने बात कर दिया, लैंग्वेज दोनों में सेम ही होता है। फिर अगर आप पूछे मैथ से, इसमें मैथ पूछे, तो मैथ में वही बात से 30 नंबर मैथ, 30 नंबर में 14 से 15 नंबर कंटेंट से पूछेगा, 15 नंबर ये पूछेगा, ये मेथड से पूछेगा। तो अगर तो इस तरह से भी अगर आप देखें, और फिर सीडीपी तो 1 to 5 में भी सीडीपी सेम ही है, 30 नंबर का सीडीपी पूछता है। 30 नंबर के देखें तो यहाँ भी अगर देखें तो 90 नंबर से प्लस जो है वो आपको साइकोलॉजी अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ से क्वेश्चंस को डील कर पाते हैं। इसीलिए साइकोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ताकि आपको बात समझ में आए, ताकि आप वो क्वेश्चंस को डील कर पाएँ जो क्वेश्चंस डील करने वाला ना हो, वो भी क्वेश्चंस आप अच्छे से डील कर पाएँ। तो इसलिए इतना ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट, अलग अलग थ्योरिस्ट को, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट को मैं आपको
बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप बात को और अच्छे से तरीके से और अच्छे क्वेश्चन को डील कर सके और अच्छे मार्क्स ला सके। यहाँ नहीं और भी एग्जाम में, चाहे वो सीटेट का एग्जाम तो नहीं है, तो वो सीटेट का एग्जाम तो बहुत छोटा एग्जाम है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट का टीचिंग लाइन का सबसे लोएस्ट एग्जाम जो है वो सीटेट का एग्जाम है, उससे लोएस्ट एग्जाम कोई नहीं है। बाकी और भी केबीएस डीटेल्स भी सब जगह आपको फायदा करेगा। खैर, तो अभी हम बात कर रहे हैं इवान पाब्लो के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के ऊपर, है ना। इवान पाब्लो के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के ऊपर इन्होंने अपनी थ्योरी जो है 1927 में दिया था, 1927 में। ये रशियन रूस के हैं, रशियन है। दरअसल ये साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, ये थे फिजियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट। इवान पाब्लो जो है वो फिजियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। लेकिन इनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी पर अपना इफेक्ट डाला, अपना असर छोड़ा, साइकोलॉजी को रास्ता दिया, जिस पर साइकोलॉजी खड़ा होकर के अपना एक मकाम तैयार किया। इसलिए साइकोलॉजी में इनकी थ्योरी को बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ास तौर से टीचिंग लाइन में इनकी थ्योरी को बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। तो इवान पावलोज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, पावलो का जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, अब ये बात समझ लीजिए, ये थ्योरी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी थ्योरी है, बहुत ओल्ड है। इसलिए इसको कहा गया है इसमें, इसलिए इसमें क्लासिक जोड़ा गया है। क्लासिक मतलब बहुत पुराना। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और ये थ्योरी बेस है कंडीशन पर, समझिएगा, कंडीशन पर बेस्ड है, इसलिए इसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। समटाइम्स, कंडीशन समझिएगा, कंडीशन शर्त, कंडीशन मतलब शर्त, समझिएगा, शर्त याद रखिएगा टर्म को, शर्त है, शर्त पे बेस है। क्या शर्त पे बेस है वो हम आगे बात करेंगे, कौन सा शर्त है आगे हम बात करेंगे। समटाइम्स रेफर टू एज पावलोवियन कंडीशनिंग, कभी बहुत जगह, कभी कभी इसको, हमेशा मतलब कभी कभी इसको पावलोवियन कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस थ्योरी को पावलोव ने दिया था। ए फंडामेंटल कंसेप्ट इन बिहेवियरल साइकोलॉजी, ए फंडामेंटल कंसेप्ट इन बिहेवियरल साइकोलॉजी, समझिएगा। इनकी थ्योरी जो है वो व्यवहारवादी मनोविज्ञान, अभी जो हम पढ़ रहे हैं व्यवहारवादी, जो भी हम पढ़ रहे हैं, व्यवहारवादी मनोविज्ञान में एक बुनियादी आधार बनता है, आधार है। जो अभी हम बिहेवियरल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, उस बिहेवियरल साइकोलॉजी का ये इनकी थ्योरी जो है बुनियादी आधार है। इसी के थ्योरी को बेस बना करके आगे के लोगों ने रिसर्च किया और बिहेवियरिज्म के अलग अलग थ्योरी दिए। बुनियादी थ्योरी इनका है। अगर हम जॉन लॉक की बात छोड़ दे तो जॉन लॉक ने तो कंसेप्ट दिया था टेबुला रासा का, तो कोई उनका जो कोई सिस्टमेटिक बात उन्होंने नहीं कहा था, एक शब्द का इस्तेमाल किया था, कोई सिस्टमेटिक बात उन्होंने नहीं किया था। लेकिन अगर इनकी थ्योरी को अगर हम समझे तो हमें यह समझ में आता है कि इन्होंने एक 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 बुनियाद डाल दिया, एक नींव डाला, और उसी नींव को आधार बना करके और लोगों ने अपना रिसर्च कायम किया। ठीक है ना। और लोगों ने क्या, कौन लोगों ने, पावलो के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का को बेस बना करके जेबी वॉटसन अपनी थ्योरी दिया, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट का। पावलो के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को बेस बना करके जेबी वॉटसन जो है जेबी वॉटसन जो है वो अपनी थ्योरी दिया, वॉटसन अपनी थ्योरी दिया, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट की थ्योरी। लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट में जो बच्चा जो डरता था चूहे से, जो अब चूहे से डरने, मतलब बच्चे जो है चूहे के साथ जो आवाज दिया गया, एसोसिएट किया गया, और फिर अब बच्चा सिर्फ आवाज से डरने लगा, हर आवाज से बच्चे ने आवाज को जनरलाइज कर दिया। उस जनरलाइज का इस्तेमाल करके थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी दिया, थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी दिया। और थॉर्नडाइक के जो लो ऑफ इफेक्ट है, उस लो ऑफ इफेक्ट को इस्तेमाल करके स्किनर ने अपनी थ्योरी दिया, स्किनर ने रीइंफोर्समेंट की, स्किनर ने अपनी थ्योरी दिया। तो आप देखिए कि ये किस तरह से सीरीज चला। सबसे पहले पावलोव इस पे काम किया, क्लासिकल बिहेवियरिज्म पर पावलोव ने काम किया, बिहेवियरिज्म पर। पावलोव के थ्योरी को आधार बना करके जेबी वॉटसन जो है अपना थ्योरी दिया, जिसने बिहेवियरिज्म शब्द का ही इस्तेमाल किया। और इस थ्योरी का आधार बना करके थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी दिया, और थॉर्नडाइक के लो एंड इफेक्ट को आधार बना करके स्किनर ने अपने रीइंफोर्समेंट की थ्योरी दी, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी। तो इस तरह से ये थ्योरी का सीरीज चला, पहले पावलोव, तब जेबी वॉटसन, तब थॉर्नडाइक, तब स्किनर।
इस तरह से ये लोगों ने मतलब एक साइकोलॉजिस्ट दूसरे साइकोलॉजिस्ट से इन्फ्लुएंस आकर के अपनी थ्योरी दिए, यानी कि जे वॉटसन जो है वो पावलो से इन्फ्लुएंस होकर के अपनी थ्योरी दिए, थॉर्नडाइक जे वॉटसन से इन्फ्लुएंस होकर के अपनी थ्योरी दिए, और स्किनर थॉर्नडाइक से इन्फ्लुएंस होकर के अपनी थ्योरी दिए, और इस तरह से इन्होंने थ्योरी आगे बिहेवियरिस्ट का स्कूल ऑफ थॉट जो है वो आगे बढ़ा। आपको ये बात अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि बिहेवियरल साइकोलॉजी का आधार बना इनकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और उसी को आधार बना करके आगे लोग ने अपनी थ्योरी को दिए, ठीक है ना। इट डिस्क्राइब, ये व्याख्या करते हैं, एन इंडिविजुअल, कोई इंसान कोई व्यक्ति लर्न सीखता है, अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिक, ये बात याद रखिएगा। ये कहते हैं कि इंसान जो है, अब हम बात करें पावलो की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का, ये कहते हैं कोई इंसान कोई व्यक्ति जो है वो सीखता है अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिक, यानी अनकॉन्शियस सीखता है और ऑटोमेटिक सीखता है। यानी हम कॉन्शियसली भी सीखते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम क्लास में बैठ कर कोई लेक्चर सुन रहे हैं तो कॉन्शियसली भी सीखते हैं, लेकिन जनरली हम अनकॉन्शियस सीखते हैं। कैसे? ऑब्जर्व करके। मिसाल तौर पर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में आपको पैर पे चोट लग गया, ठोकर लग गया। नेक्स्ट बार जब आप उस रास्ते से गुजरेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हम इस रास्ते से गुजरे थे, हमको चोट लग गया, तो वहां आकर के आप केयरफुली थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएंगे। तो पहले जो आपको चोट लगा था, उससे जो आपने सीखा वो आपने अनकॉन्शियस सीखा, ऑटोमेटिक सीखा। अब बाद में आकर के आप वहां पर उस लर्निंग को इस्तेमाल करके आप वहां आकर के कॉन्शियस हो जाते हैं, आप थोड़ा सा सतर्क हो चलते हैं। तो वहां लर्निंग कैसे हुई? कॉन्शियस, अनकॉन्शियस हुई, ऑटोमेटिक हुई। और कैसे हुई? ठोकर खाने से। और ये ठोकर खाना क्या हुआ? ये ठोकर क्या था? ये ठोकर था स्टिमुलस। ये ठोकर क्या था? ये ठोकर था स्टिमुलस। और उसके वजह से जो आपके अंदर जो प्रतिक्रिया हुई, वो प्रतिक्रिया था रिस्पॉन्स। इसीलिए इनकी थ्योरी जो है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे बेस्ड है। आगे हम बढ़ते हैं कि इट डिस्क्राइब्स एन इंडिविजुअल्स लर्न और अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिक बाय ए सर्टेन स्टिमुलस, किसी स्टिमुलस से, किसी स्टिमुलस से। स्टिमुलस मतलब क्या? उत्तेजना। अब समझिएगा स्टिमुलस क्या होता है, समझिएगा स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस मतलब क्या? वो ठोकर। टर्म को समझिएगा, टर्म समझिएगा तो आपको रिसर्च समझना ज्यादा आसान हो जाएगा, थ्योरी समझना आसान हो जाएगा, किताबों को समझना आसान हो जाएगा। स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस वो तमाम चीज जो बाहर की इन्वायरमेंट की, वो तमाम चीज जो आपको रिस्पॉन्स करने पे मजबूर करे। स्टिमुलस क्या होता है? उत्तेजना, इसे कहते हैं हिंदी में उत्तेजना। वो तमाम उत्तेजना, स्टिमुलस, बाहर की स्टिमुलस जो आपको रिस्पॉन्स करने में, प्रतिक्रिया करने में आपको मजबूर करे, उसे स्टिमुलस कहते हैं। मिसाल तौर पर आपको जो चोट लगा रास्ते में, तो ठोकर जो था, ठोकर वो स्टिमुलस था, और उसके बदले में जो आपने प्रतिक्रिया दिया, ओहो चोट लग गया, वो था रिस्पॉन्स। नेक्स्ट एग्जांपल, आपको सुई चुभाई जाती है, तो सुई जो है, सुई स्टिमुलस है, उसके बदले में जो आपको दर्द होता है, प्रतिक्रिया दिया, उसे कहते हैं रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या है? वो बाहर की इन्वायरमेंट की कोई भी ऐसी चीज जो आपको रिस्पॉन्स करने पे मजबूर करे, आपको प्रतिक्रिया करने पे मजबूर करे, और इन्हीं दोनों के बीच लर्निंग होती है। लर्निंग इज डिपेंड स्टिमुलस, लर्निंग इज एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। मतलब लर्निंग जो है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच की प्रतिक्रिया है, और इसी से लर्निंग होती है। यही बात कहता है इवान पावलो। ये कहता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये साथ में ये कहा एक बात और, ये और थोड़ा सा इसको और क्लियर करता है, वो ये क्लियर करता है कि किसी स्टिमुलस को किसी दूसरे स्टिमुलस से अगर कंडीशन कर दिया जाए, किसी स्टिमुलस को, किसी एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस से कंडीशन कर दिया जाए, तो जाकर के लर्निंग जो है वो और अच्छे से होती है, लर्निंग कंप्लीट होती है। रिस्पॉन्स, उसके बदले में जो रिस्पॉन्स आता है उससे लर्निंग जो है वो और ज्यादा होती है। एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस से कंडीशन कर दिया जाए, हम आगे पढ़ेंगे ये एक दो स्टिमुलस कैसे आपस में ऐड होगा। तो इट डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल लर्न अनकॉन्शियस एंड ऑटोमेटिक बाय ए सर्टेन स्टिमुलस, किसी स्टिमुलस से कैन इवोक ए रिस्पॉन्स, उसको इवोक करता है, उत्तेजित करता है
रिस्पॉन्स करने के लिए। ड्यू टू एसोसिएशंस विथ अनदर स्टिमुलस, जब उसको एसोसिएट कर देते हैं, जोड़ देते हैं दूसरे रिस्पॉन्स से, यानी एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस से हम एसोसिएट कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स होता है, इस यही रिस्पॉन्स जो है वो लर्निंग होती है, लर्निंग होती है। अब दो स्टिमुलस कैसे ऐड होता है जिसकी वजह से रिस्पॉन्स होता है, इस बात को उन्होंने अपने डॉग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्लियर किया। कैसे दो स्टिमुलस को ऐड कर देंगे तो जो रिस्पॉन्स आएगा, तो इस तरह से जो लर्निंग होगी, एसोसिएशन की वजह से, दोनों को जोड़ने की वजह से जो लर्निंग होगी, वो लर्निंग कैसे होगी, इस बात को उन्होंने अपने डॉग एक्सपेरिमेंट में क्लियर किया है, डॉग का एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट, डॉग का एक्सपेरिमेंट क्या है वो आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे, आगे की रिसर्च में हम बात करेंगे, आगे की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फिलहाल अभी मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। इस बातों को समझ करके, इस चीज़ों को समझ करके अब इस चीज़ों को मैं यहीं पर रोकता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वो डॉग एक्सपेरिमेंट था क्या, किस तरह से दो स्टिमुलस आपस में एसोसिएट करता है, जुड़ता है, तो उसके बदले में रिस्पॉन्स आता है, उसके बदले में लर्निंग होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए इस बात को आप यहीं पर रखें, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई जारी रखें, कॉन्सेप्ट को समझें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।